L4, L5 में प्रॉब्लम है और लेटरिन बाथरूम का इश्यू हो रहा है, नमनेस भी है। ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर किसी को L4, L5 में डिस्क है तो ज्यादातर चांसेस इस बात के होते हैं कि या तो उसको L5 नर्व इफेक्ट होगी, जिसकी कि 80% चांसेस हैं, या फिर उसको L4 नर्व इफेक्ट होगी अगर उसका डिस्क हर्निएशन क्रेनियली माइग्रेट कर गया है या फिर ऊपर की तरफ चला गया है। रेयर केसेस में जो कॉडा इक्वाइना नर्व रूट्स होती हैं उनको भी कंप्रेशन आ सकता है। ऐसा अमूमन कुछ स्पेशल कारणों में ही होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स हम लोग ऐसे नहीं देखते जिसमें कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम हो या फिर लेटरिन बाथरूम का इशू हो या फिर प्राइवेट एरिया जो लेटरिन बाथरूम की जगह है वहाँ पे स्किन चमड़ी में सुन्नाहट आए। ऐसा हम तभी देखते हैं जब मरीज को जो L4, L5 डिस्क है उसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली, अत्यधिक बड़ा हर्निएशन हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हर्निएशन है, बहुत बड़ी डिस्क है जो अपनी जगह से फट के एनिलस को तोड़ के बाहर निकली और उसने पूरी सेंट्रल कॉर्ड को दबा दिया है। और पहले दबाव, सबसे पहले जैसा मैंने बताया, दबाव L5 पे आता है, L4 पे आता है और नसों पे S1 पे आता है, और आखिर में जो सबसे पीछे नस होती है वो होती है हमारे कॉडा इक्वाइना नर्व्स, और वो अगर दबती हैं तो पेशेंट को लेटरिन बाथरूम के सिम्टम्स आते हैं। एक स्पेशल केस जो कभी कभी हम देखते हैं वो देखते हैं कि एक छोटा सा पोर्शन हड डिस्क का टूटा और वो राइट और लेफ्ट नहीं गया, वो बीच में सेंटर में जाके घुस गया डायरेक्टली कॉडा इक्वाइना नर्व रूट पे। यदि ऐसा हो जाए तो पेशेंट को पैरों में तो दर्द नहीं आएगा, सिर्फ सुन्नाहट और लेटरिन बाथरूम के एरिया में इशू हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है लेटरिन बाथरूम का कंट्रोल भी खराब होने लगे। तो ये कारण कुछ भी हो, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में स्लिप है और आपकी कॉडा इक्वाइना नर्व दब गई, अगर डिस्क का फ्रैगमेंट डायरेक्टली कॉडा इक्वाइना नर्व पे आके लग गया है, या फिर डिस्क प्रोलैप्स इतना बड़ा हो गया है कि कॉडा इक्वाइना की सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर कॉडा इक्वाइना नर्व दबी है तो इसको सीरियस ही माना जाएगा, इसको नॉन सीरियस रेट नहीं कर सकते। अगर कॉडा इक्वाइना सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपका डॉक्टर उसको यही बोलेगा कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और आपको इसके इलाज को कराना ही चाहिए। अब देखिए, कॉडा इक्वाइना सिम्टम्स कब से आए हैं इसकी बड़ी वैल्यू है। अगर आपको कॉडा इक्वाइना सिम्टम्स या फिर लेटरिन बाथरूम की दिक्कत जो है उसको आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं तो आपको अर्जेंटली डॉक्टर से जाके बात करके सर्जरी करानी चाहिए। अगर MRI में ये प्रूव हो गया कि ये कॉडा इक्वाइना कंप्रेशन है या कहीं भी किसी भी स्पाइनल कंप्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। पर यदि आपको सिम्टम्स आए हुए ज़्यादा दिन हो गए हैं तो ये एक अच्छे लक्षण के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि लेटरिन बाथरूम का कंट्रोल जीवन के लिए बहुत बहुत मैंडेटरी है। मैं एक लाइन अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप जीवन को अच्छी तरह नहीं चला सकते अगर आप खा नहीं पा रहे हैं या फिर आप एक्सक्रीशन या निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अच्छी तरह चलाने के लिए, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए पेशेंट का खाना खाना और एक्सक्रीशन या फिर पेशेंट का मल मूत्र का त्याग बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये सिम्टम्स आ गए तो जीवन भर में बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी कैथेटर लगाना पड़ता है, कभी कभी मैनुअल इवैक्यूएशन करके लेटरिन निकालनी पड़ती है, और ये सब समस्याएं आने के बाद जो जीवन है उसके ईयर्स कम होने लगते हैं, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होता है। मुझे याद है एक डॉक्टर साहब को मैंने ऑपरेट किया था कई साल पहले, और वो डॉक्टर मतलब ईस्ट यूपी से आए थे और उनको ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्व हुए कई साल हो गए थे और बार बार उनको इन्फेक्शन हो जाता था। तो हमने जब ऑपरेशन किया तो उनको ये बताया कि सर आप बहुत लेट हो गए हैं। वो खुद सीनियर मेडिसिन के डॉक्टर थे, लेकिन सर्जरी से डर लगता था इसलिए सर्जरी नहीं हो पाई। हमने सर्जरी की तो 1-2 साल तक कंट्रोल वापस भी नहीं आया, लेकिन 1-2 साल बाद धीरे धीरे नर्व रिकवर करी और उनका लेटरिन बाथरूम का कंट्रोल इतना वापस आ गया कि वो बिना कैथेटर के जीवन काट पा रहे हैं।
तो जब आप बिना कैथेटर के जीवन काट पाते हैं तब आपको इन्फेक्शन होना बंद हो जाता है, क्योंकि अगर एक ट्यूब आपके जनांगों में लगी हुई है, अगर आपको आपके एनल एरिया से आपके यूरिनल एरिया से यूरेथ्रा में अगर कोई ट्यूब डली हुई है तो वो ट्यूब बाहर के संक्रमण को अंदर ले जाती रहेगी। इस वजह से पस पड़ने की समस्याएं और कई समस्याएं हो सकती हैं और नॉर्मल जीवन यापन नहीं हो सकता। आप सोचिए, अगर आपको ट्रैवल करना है, आपको जाना है, तो आप अपनी थैली को साथ में कैरी करेंगे। ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए ये कहा जाता है कि स्पाइन में जो इमरजेंसी है वो एक ही है, ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट, कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम, या फिर सिंपल शब्दों में कहूं तो लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत। तो यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स आए हैं तो 24 घंटे ना होने पाए उससे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर उनको एमआरआई में ये दिखता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन ज़रूर कराएं। क्योंकि अगर इस बात को 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे हो गए तो आप ऑपरेशन तो फिर भी कराएंगे, पर इस बात की श्योरिटी कितनी होगी कि आप ठीक हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है कहना। इसलिए मैं सारे पेशेंट्स को बोलता हूं कि अगर आपको दर्द है कोई बात नहीं, आपको हल्की फुल्की सुन्नाहट है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पैर में कमजोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है, या लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है, कृपा करके अपने डॉक्टर से मिलिए और इलाज के लिए अग्रसर होइए। जैसा मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही प्रिवेंटेबल है। अगर आपको वीकनेस आई है और वीकनेस को आधा एक दिन ही हुआ है, फटाफट डॉक्टर के पास जाओ, सर्जरी कराओ, 90% चांसेस हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर आपको ब्लैडर बाउल इन्वॉल्व हुआ है और आप जल्दी जाके डिकम्प्रेस सर्जरी करा लो तो नर्व डेड नहीं होती। आपने जल्दी से, जैसे आपको आज ब्लैडर बाउल सुबह इन्वॉल्व हुआ है, शाम तक आप ओटी में आके आपने सर्जरी करा ली, तो नर्व को डेड नहीं हो पाती, उससे पहले हमने नस को खोल दिया, तो आप ठीक हो जाओगे। ऐसे समझिए, मैं अपने पेशेंट्स को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई आपका नाक और मुंह पकड़ ले और सांस ना लेने दे और बस 15 मिनट तक पकड़े और उसके बाद पूरे दिन ऑक्सीजन लगाता रहे, तो क्या जान वापस आएगी? बिल्कुल वैसे ही अगर नस को आपने दबा के रखा कई दिनों तक और फिर उसके बाद आपने खोल भी दिया ऑपरेशन करके, या टाइम के साथ साथ डिस्क वहां से हट भी गई, तो वो टाइम वापस नहीं आएगा जब वो नस मर रही थी। मतलब जब नस को खाने की जरूरत है तभी तो देंगे, जब भूख लगी है तभी उसकी वैल्यू है, जब भूख नहीं लगी तब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कंप्रेशन होता है तो नर्व में ये शुरू हो जाता है कि उसमें ब्लड फ्लो कम होने लगता है और वो मरने लगती है। और नर्व हमारे शरीर में एक ऐसा सेल है जो इजीली रीजनरेट नहीं करता, या फिर से अब उसकी उत्पत्ति प्रॉपर्ली नहीं होती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर लैट्रिन बाथरूम में दिक्कत आई है तो सर्जरी की तरफ भागें। हालांकि हल्की फुल्की सुन्नाहट और हल्के फुल्के दर्द को आप दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीम वीकनेस, एक्सट्रीम ब्लैडर बाउल वाली चीज़ें आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स एक्सट्रीम की कैटेगरी में आते हैं, तो अपने स्पाइन सर्जन से मिलिए, उनसे ये डिस्कस करिए कि अगर आपको कॉडा इक्वाइना है तो आपको जल्दी सर्जरी करानी है। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको जल्दी सर्जरी का टाइम दें और आप जल्दी से जल्दी सर्जरी कराइए, क्योंकि लेट करने से मुझे लगता है कि सबका नुकसान है। वो डॉक्टर कभी खुश नहीं होगा जो आपकी सर्जरी आपके ब्लैडर बाउल इन्वॉल्व होने के 4 महीने बाद करेगा। क्यों? क्योंकि आप कितने ठीक होंगे ये पता ही नहीं है। दूसरी बात, आप जिंदगी भर हो सकता है ब्लैडर बाउल की समस्या से जूझें, जो कि अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात, ये कितना इनकन्वीनियंट है आप समझ सकते हैं आपकी फैमिली के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके साथ रहने वालों के लिए, कि आपको कंटिन्यूसली बैग या फिर लैट्रिन बाथरूम के कंट्रोल को मैनेज करना है। आप ये सोचिए आपकी ट्रैवलिंग, आपकी लाइफस्टाइल, आपका घूमना फिरना, आपकी सोशल लाइफ कितनी इस वजह से इफेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा निर्दयी कार्य आप अपने साथ नहीं करेंगे। डॉक्टर से मिलेंगे, सर्जरी की तरफ बढ़ेंगे और ठीक होंगे। अगर ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट हुई है और उसे हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और आप इस मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो मिलो अपने डॉक्टर से अर्जेंट इलाज कराओ, और मैं विश्वास देता हूं कि बहुत हाई चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाओगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो से मैं L4 L5 डिस्क और ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बता पाया हूँगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की थी तो मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के जीवन में मैं कुछ परिवर्तन ला पाया, कुछ अच्छी चीज़ सिखा पाया। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अगेन।